तो फर्स्टली इंट्रो पार्ट में आते हैं। तो इंट्रो पार्ट में हम जानेंगे कि माइक्रोबायोलॉजी क्या है और क्यों पढ़ना है हमको। तो माइक्रोबायोलॉजी दोनों के लिए है, पुराने सिलेबस में भी था, अभी न्यू ईयर 20 में भी है। तो अभी जो दोनों में बस अंतर क्या है कि अभी वाले को सिर्फ इंट्रो पढ़ना है, क्लासिफिकेशन एंड इंट्रो। लेकिन प्रीवियस आपको जो भी 20 से पहले वाले हैं उनको क्या पढ़ना है कि टोटल पढ़ना है। माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत क्लासिफिकेशन से लेके स्टेनिंग कल्चर टोटल चीज पढ़ना है, ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव टोटल चीज पढ़ना है। तो अभी थोड़ा बहुत पढ़ते हैं हम लोग। तो फर्स्टली माइक्रोबायोलॉजी क्या है कि बायोलॉजी वर्ड जुड़ा है तो ऑब्वियस बात हमेशा लाइफ का होगा। तो लाइफ जिसमें लाइफ होगा और किस में लाइफ होगा, तो माइक्रो सब्सटेंसेस। तो लाइफ है तो सब्सटेंसेस होगा नहीं, तो समथिंग जो बहुत माइन्यूट है। तो माइक्रोस्कोपिक टाइप का जो ऑर्गेनिजम्स है, तो उसके स्टडी को, जो एक ब्रांच है साइंस का जिसमें हम सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं, जो हम नेकेड आईज से नहीं देख सकते, उसको देखने के लिए हमेशा हमको जनरली माइक्रो स्कोप की जरूरत पड़ती है। तो उसके स्टडी को हम लोग माइक्रोबायोलॉजी बोलते हैं। सिर्फ उसके स्टडी को नहीं, उसका इंटरेक्शन किसके साथ हो रहा है, ह्यूमंस के साथ हो रहा है या किसी दूसरे एनिमल्स के साथ हो रहा है, या उनका खुद में एक दूसरे के साथ क्या इंटरेक्शंस है, उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, रिप्रोडक्शन का मेथड क्या है। ये टोटल चीज जहां हम पढ़ते हैं जिस एक फील्ड ऑफ बायोलॉजी में, उसको हम लोग माइक्रोबायोलॉजी बोलते हैं। यहाँ तक में कोई दिक्कत? कोई प्रॉब्लम है व्हाट इज माइक्रोबायोलॉजी समझने में? आवाज आ रही है? ओके, तो अभी आवाज आ रही है ना? स्लाइट नेटवर्क प्रॉब्लम है। आवाज आ रही है? यस मैम। ओके। तो फर्स्टली, यस मैम। तो इंट्रो पार्ट हम पढ़ रहे थे। तो इंट्रो पार्ट में हम क्या पढ़ रहे थे कि माइक्रोबायोलॉजी क्या है कि एक ऐसा फील्ड है साइंस का, इवन बायोलॉजी का, जिसमें हम सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं, एकदम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं। अब ये जो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो उसका सिर्फ उसके टोटल डिटेल्स के बारे में पढ़ते हैं। उसका इंटरेक्शंस कैसा है खुद के साथ, उनका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, कैसे बढ़ते हैं, सेल साइज क्या है, किस टाइप से जीते हैं, उनका इंटरेक्शन एनवायरनमेंट के साथ क्या है, ह्यूमंस के साथ क्या है। तो ये जो कंप्लीट डिटेल्स हम पढ़ते हैं वो एक बहुत ज्यादा वास्ट है, हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म का दुनिया बहुत वास्ट है। तो उसको एक अलग ही फील्ड कर दिए हैं माइक्रोबायोलॉजी। इसमें लोग ऑनर्स भी करते हैं। तो हमको सिर्फ क्लासिफिकेशंस पढ़ना है, थोड़ा सा पार्ट्स पढ़ना है माइक्रोबायोलॉजी में। तो अब ये जो माइक्रोबायोलॉजी है तो इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो स्ट्रक्चर क्या है ऑर्गेनिजम्स का, या उसके बाद क्या क्या कैसे वो न्यूट्रिशन में पार्ट करेगा, किस टाइप का न्यूट्रिशन है, खुद से खाना बना रहा है या सेप्रोफाइटिक मोड में जी रहा है या किसी और का खाना ले रहा है। तो ये टोटल चीज हम पढ़ेंगे। दूसरा क्या है कि अब ये माइक्रो और स्कोपिक ऑर्गेनिज्म के बारे में हम समझ गए। तो बट माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, तो माइक्रो है, इसका मतलब है बहुत ही सूक्ष्म होगा, और इतना ज्यादा सूक्ष्म होगा कि जनरली वो हमारे नेकेड आई से नहीं दिखेगा। तो उसको उसको देखने के लिए हमको कोई स्पेसिफिक क्या बोलते हैं माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। अगर बहुत ज्यादा है तो और ज्यादा एफएसएम के अंतर्गत हम उसको देखते हैं। बहुत बड़ा बड़ा माइक्रोस्कोप भी होता है, ऐसा नहीं कि आप जो सिर्फ देख रहे हैं छोटा वाला माइक्रोस्कोप उतना ही होता है। बहुत उसको क्या बोलते हैं पॉलीमराइज करके भी हम बहुत ज्यादा देखते हैं, अगर बहुत ज्यादा माइन्यूट है तो ये टोटल चीज, जो भी चीज माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स है, तो उसको हम लोग को जनरली हम क्या करते हैं कि नेकेड आई से नहीं देखते, उसके लिए कोई स्पेसिफाइड टूल्स होता है। अब ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो इसके अंतर्गत क्या आ गया, तो मेनली क्या हो रहा है, बैक्टीरिया हो गया, फंगी हो गया, आर्कबैक्टीरिया हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, वायरस हो गया, एल्गी हो गया। तो ये सब को हमको पढ़ना है। तो अब हम क्यों पढ़ेंगे? पहला क्वेश्चन, सब हमेशा कोई भी चीज हम पढ़ते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि हम क्यों पढ़ेंगे, हमको क्या जरूरत है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ने में। तो क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है हमारे लिए, अच्छा है बुरा है, क्या है बताइए?
दोनों। दोनों है। और कोई? वो अच्छा भी है बुरा भी है दोनों। दोनों। बहुत सारे मैक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे लिए फ्रूटफुल है और बहुत सारे मैक्रो जो हमारे लिए डेंजरस है। ओके, वेरी गुड। हाँ, तो दोनों काम कर रहा है। ऐसा नहीं है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो वो हमेशा हार्मफुल होगा, तो हार्मफुल भी है और गुड भी है, दोनों है, तो बेनिफिशियल्स भी है। तो अब एडवांटेज पढ़ते हैं कि क्या क्या उपयोगिता है इसका, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में हम क्यों पढ़ें, माइक्रोबायोलॉजी हम क्यों पढ़ें, कोई जरूरत होगा तभी हम पढ़ेंगे, नहीं तो क्यों हम इतना मेहनत करने जाए। तो अब देखते हैं कि हम हमारे लिए क्या एडवांटेजेस है, तो पढ़ते हैं। तो फर्स्ट है, माइक्रोबायोलॉजी बहुत बड़ा फील्ड है, बहुत ज्यादा बड़ा फील्ड है, तो इसको फर्दर डिवाइडेड किया गया है, बहुत सारे फील्ड में अलग अलग में क्लासिफाइड किया गया है फर्दर। तो फर्स्ट है एरो माइक्रोबायोलॉजी। अब ये एरो माइक्रोबायोलॉजी मतलब एयर से रिलेटेड जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे एयर में प्रेजेंट है वो एक अलग क्लासिफिकेशंस में जाते हैं, एरो माइक्रोबायोलॉजी। अब हमको एरो माइक्रोबायोलॉजी की क्यों जरूरत है, तो अब हम इसको अगर हम स्टडी करते हैं तो हम क्या जान लेंगे कि हमारे इन्वायरमेंट में क्या क्या चीज उड़ रहा है, इन्वायरमेंट में क्या क्या चीज है, एयर में क्या क्या चीज प्रेजेंट है। तो इससे हमको क्या होगा कि जो बीमारी उनसे फैल रही है, मान लीजिए कोई भी बीमारी अगर एयर की वजह से फैल रहा है, एयरबोर्न है, कॉन्टामिनेशन हो रहा है एयर से, जैसे कि मान लीजिए टीबी है, तो टीबी जनरली कैसे फैल रहा है, कोई खांस दिया तो वो जो बैक्टीरिया है वो हमारे इन्वायरमेंट में आ गया। तो अगर आप एरो माइक्रोबायोलॉजी पढ़ लिए तो आपको पता चल गया कि अरे यहाँ पे कोई टीबी पेशेंट लिया है, तो इसका दैट मीन्स कि इस एनवायरमेंट में अभी वो बैक्टीरिया प्रेजेंट होगा, तो प्रेजेंट होगा, तो उससे आपको क्या हो गया, आप प्रिवेंशन कर लेंगे। तो उस टाइप के जो भी डिसऑर्डर्स हैं, डिजीज हैं, आप उनसे प्रिवेंट कर सकते हैं, खुद को बचा सकते हैं। दूसरा है बिवरेज माइक्रोबायोलॉजी। तो इस टाइप के बिवरेज मतलब कोई भी पीने वाला योग्य पदार्थ को हम लोग बिवरेज बोलते हैं, कुछ भी हो सकता है, पीने वाला, चाय, कॉफी, वाइन, बियर, व्हाटएवर। तो अब यहाँ पे क्या है कि जितने टाइप्स के फर्मेंटेशंस वाले काम हो रहे हैं या विदाउट फर्मेंटेशंस वाले भी काम हो रहे हैं, तो उसमें जो होता है कि मेनली हम लोग का जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है बहुत वाइटल रोल्स अदा करता है। कर रहा है। क्या हो रहा है, बफरिंग हो रही है क्या? मैम क्लियर आवाज नहीं आ रहा। ओके, एक मिनट, हम दूसरा 2 मिनट। आवाज नहीं आ रही मैम, बहुत ज्यादा मैम, क्लियर नहीं आ रहा। ओके, तो हम लोग एडवांटेजेस पढ़ रहे थे, तो एरो माइक्रोबायोलॉजी पढ़ लिए कि जिसमें जितने भी, आवाज आ रही है ना अभी? यस मैम। ओके, तो एरो माइक्रोबायोलॉजी में पढ़े कि जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है, एयर में प्रेजेंट है, तो उसके बारे में अगर हम स्टडी कर लेते हैं तो हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसीज से बच सकते हैं, प्रिवेंशन कर सकते हैं, तुरंत में हम उसका अल्टीमेट प्रिवेंशन कुछ ना कुछ कर देंगे, मास्क लगा देंगे, व्हाटएवर जो भी इस टाइप से कर सकते हैं। दूसरा था हमारा बिवरेज माइक्रोबायोलॉजी। बिवरेज मतलब कुछ भी पीने वाला चीज को हम बिवरेज बोलते हैं, तो बहुत सारे बिवरेजेस आते हैं, जैसे कि बियर हो गया, ब्रांडी हो गया, वाइन हो गया, या कोई भी अल्कोहलिक बिवरेजेस जिसमें फर्मेंटेशंस की जरूरत है या विदाउट फर्मेंटेशंस भी या डिस्टिलेशंस की जरूरत है। तो वहां पे क्या है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का बहुत ज्यादा काम है। या फिर मान लीजिए क्या बोलते हैं, बेकिंग पर्पसेस के लिए आप घर में भी ईस्ट रखते हैं, तो इससे क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ईस्ट डालते हैं,
फिर जाके फर्मेंट करते हैं कोई भी चीज को, तो उस फर्मेंटेशंस में हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का बहुत यूज है। उसके बाद थर्ड है हमारा एक्सो माइक्रोबायोलॉजी, तो एक्सप्लोर करने के लिए आउटर स्पेस में लाइफ के लिए तो बहुत सारे जो एल्गी फॉर्म्स हैं, तो वो हम लोग क्या करते हैं, जनरल साइंटिस्ट आउटर में ले जाते हैं क्योंकि वो प्रोटीन्स का सोर्स रहता है, तो उसको खाने के लिए अब हमेशा दाल वाल बना के तो ले नहीं जा सकते, तो समथिंग जो उससे बहुत ज्यादा अमाउंट्स में आपको प्रोटीन्स दे रहे हैं, तो वो सोर्स को लेके जाते हैं क्योंकि हमारे बॉडी में बैलेंस डाइट को मेंटेन करने के लिए, तो वहां पे वो हेल्प कर रहे हैं। उसके बाद फूड माइक्रोबायोलॉजी हुआ, चीज, योगर्ट, ये सब बनाने के लिए चाहिए। उसके अलावा जियोकेमिकल माइक्रोबायोलॉजी में चाहिए। जियोकेमिकल्स क्या हो गया कि जनरली जो कोल्स हो रहा है या मिनरल डिपॉजिट्स है या गैस फॉर्मेशंस हो रहा है, तो इनको निकालने में भी माइक्रोबायोलॉजी का बहुत ज्यादा यूज रहता है, तो यहाँ पे भी हम पढ़ते हैं, आइदर माइनिंग से रिलेटेड में पढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा कि इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी में जो एंटीबायोटिक्स यूज कर रहे हैं या मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, दोनों में एक यूज कर सकते हैं। तो इंडस्ट्रियल में क्या है, इथेनॉल बना रहे हैं, एसिटिक एसिड बना रहे हैं, लैक्टिक एसिड बना रहे हैं, साइट्रिक एसिड बना रहे हैं, ग्लूकोज सिरप बना रहे हैं, तो इन सभी में माइक्रोबायोलॉजी का यूज होता है, कहीं ना कहीं माइक्रोब्स का यूज होता है। या फिर डायग्नोस्टिक प्रोटोकॉल में यूज कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं डायग्नोस्टिक प्रोटोकॉल में, तो जैसे कि मान लीजिए जो पैथोलॉजी में जाते हैं तो वो क्या करते हैं, कल्चर करके देखते हैं, यूरिन कल्चर करके देखते हैं, तो माइक्रोबायोलॉजी का यूज हुआ वहां पे, कल्चर करके फिर वो आइडेंटिफाई करेंगे कौन सा बैक्टीरिया प्रेजेंट है, उस हिसाब से फिर बताते हैं कि अच्छा टाइफाइड है, इसको जॉन्डिस नहीं है, टाइफाइड है, क्योंकि वहां पे टाइफी मिला उसको, बैक्टीरिया के रूप में सैल्मोनेला टाइफी मिला कल्चर में, उसको प्योर कल्चर जब उसने किया तो उसको टाइफी मिला। अब डायग्नोस्टिक टूल्स के रूप में यूज होता है। उसके अलावा आपने ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा होगा, तो उसका क्या काम है, नाइट्रोजन फिक्सेशंस करना। तो नाइट्रोजन फिक्सेशंस किया तो कहाँ पे हेल्प किया, प्लांट के ग्रोथ में एज अ फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं, तो गुड फार्म्स के मेंटेनेंस के लिए किया। उसके अलावा और भी बहुत ज्यादा यूज है, एक और यूज है वेस्ट ट्रीटमेंट में, तो वेस्ट ट्रीटमेंट में कैसे किया, तो आप इससे पहले जो हम लोग कुछ पढ़े थे वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट या वेस्ट इफ्लुएंट्स का ट्रीटमेंट, तो वहां पे हमने थोड़ा पढ़ा था कि जो हमारा बैक्टीरिया है वहां पे ग्रोथ होता है, और वो बैक्टीरिया क्या चीज को डिके करता है, जो भी ऑर्गेनिक चीज है इफ्लुएंट्स में, जो इंडस्ट्री से छोड़ा गया है या डोमेस्टिक इफ्लुएंट्स है, जो गंदगी है नाला में, उसको ठीक करने के लिए बैक्टीरिया का ग्रोथ होता है। तो अब वो बैक्टीरिया क्या करता है, उसको डिकम्पोज करना शुरू करता है, तो बैक्टीरिया का यूज हो गया। तो अब वो क्या करेगा, बीओडी या सीओडी ऑक्सीजन डिमांड, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, और सीओडी केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, तो दोनों में हम फिर देखते हैं कि बीओडी ज्यादा है, सीओडी ज्यादा है, तो फिर वहां पे भी माइक्रोबायोलॉजी का यूज है। जनरली बैक्टीरिया क्या करते हैं कि डिकम्पोज करना शुरू कर देते हैं, जो भी ऑर्गेनिक इफ्लुएंट्स है उसका डिकम्पोज करना शुरू कर देते हैं। तो इसके अलावा भी और बहुत ज्यादा यूज है, एंटीबायोटिक्स आप बना रहे हैं तो क्या चीज से बना रहे हैं, ऑब्वियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही बना रहे हैं। तो ये टोटल एडवांटेजेस हैं कि हम क्यों पढ़ते हैं, क्या उपयोगिता है हमारा माइक्रोबायोलॉजी का। उसके बाद अब नेक्स्ट आते हैं क्लासिफिकेशन, जो आपके लिए इम्पोर्टेंस है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को दो तरह से क्लासिफाई किया गया है, यूकारियोटिक्स या प्रोकारियोटिक्स। तो यूकारियोटिक्स और प्रोकारियोटिक्स आप पहले भी पढ़े होंगे, सेल्स जब आप पढ़ रहे होंगे तो यूकारियोटिक्स एंड प्रोकारियोटिक्स के बारे में पढ़े होंगे, पढ़े हैं, पहले ही पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं, हाँ या ना? यस मैम, पढ़े हैं। तो इसको फर्दर दो भाग में डिवाइड किया जाता है, प्रोकारियोटिक्स और यूकारियोटिक्स। प्रोकारियोटिक्स कुछ भी नहीं है, प्रिमिटिव टाइप का ऑर्गेनिजम्स, और यूकारियोटिक थोड़ा हायर फीचर्स के साथ, हालांकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है लेकिन प्रोकारियोटिक्स की तुलना में इसमें थोड़ा जो फीचर्स है थोड़ा हाई है। अब क्या हाई हो सकता है तो आगे पढ़ेंगे। तो प्रोकारियोटिक्स को फर्दर डिवाइड किया गया बैक्टीरिया में, और यूकारियोटिक्स के अंतर्गत आता है प्रोटिस्टा, फंगी और एल्गी। तो हम ये चारों को पढ़ेंगे, यहाँ तक में कोई दिक्कत? नो मैम। ओके, तो अब एक बार, हालांकि आप पढ़ लिए यूकारियोटिक्स एंड प्रोकारियोटिक्स, फिर भी हम एक बार डेफिनेशंस जान लेते हैं दोनों में क्या अंतर है। तो फर्स्टली यूकारियोटिक्स
सिंपली क्या है, प्रोफॉर्म है, प्रोफॉर्म कुछ अल्ट्रा मैक्स वाला जो मोबाइल आता है ना, एक नॉर्मल प्रिमिटिव वाला, फिर उसका नया वर्जन आता है अल्ट्रा मैक्स प्रो, इस टाइप से। तो ये प्रो वाला फॉर्म है, उसमें ज्यादा फीचर्स हैं। तो यूकारियोटिक्स में भी सेम चीज है, प्रोकारियोटिक्स प्रिमिटिव टाइप का है। तो प्रिमिटिव टाइप का है तो उतना ज्यादा फीचर्स नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो प्रोकारियोटिक्स जनरली यूनिसेलुलर टाइप का सेल्स है, एक सेल हो सकता है या उससे ज्यादा हो सकता है, लेकिन इसमें जो ऑर्गेनेल्स हैं अंदर, जो बाउंड हैं अंदर ऑर्गेनेल्स, तो वो डबल बाउंडेड नहीं है। जैसे हम लोग में ह्यूमन्स है, यूकारियोटिक सेल्स है लेकिन काफी एडवांस फॉर्म में है, तो हमारे सारे जितने भी ऑर्गेनेल्स है जनरली डबल बाउंडेड है, सभी को पता है ये चीज। तो इसमें क्या है कि डबल बाउंडेड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है, ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट नहीं है, लेकिन यूकारियोटिक्स में डिफाइंड न्यूक्लियस है और ऑर्गेन बाउंड ऑर्गेनेल्स है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स है। दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे कि क्या क्या इसके अंदर एग्जाम्पल है। तो बैक्टीरिया हो गया जनरली, और आर्कियोबैक्टीरिया प्रोकारियोटिक सेल्स के अंतर्गत आता है, प्रिमिटिव सेल्स के अंतर्गत आता है, और बाकी जितने चीज बचे वो हमारे यूकारियोटिक्स में आते हैं। फंगी हो गया, एल्गी हो गया, प्रोटिस्टा हो गया, प्लांट्स हो गया, वटेवर। न्यूक्लियस की बात करें तो प्रोकारियोटिक्स में जनरली न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है, हालांकि क्रोमैटिन प्रेजेंट है बट न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं रहता है, लेकिन यूकारियोटिक्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट है और मेम्ब्रेन बाउंड भी है। सेल साइज ऑब्वियस सी बात है कि प्रोकारियोटिक्स में जो सेल साइज है वो छोटा होगा और यूकारियोटिक्स में बड़ा होगा। आरएनए रेप्लिकेशंस अगर आप देखेंगे तो आरएनए यूकारियोटिक्स हायर हो जाता है, तो यहाँ पे वेल रेगुलेटेड है और एक सीक्वेंस में रेगुलेट करता है, टाइम लेता है, थोड़ा टाइम लेगा। प्रोकारियोटिक्स की तुलना में रेप्लिकेशंस में टाइम लेगा लेकिन एक सीक्वेंस में होगा। लेकिन प्रोकारियोटिक में क्या है कि सारा जीनोम एक साथ रेप्लिकेट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे उतना ज्यादा कुछ है नहीं, तुरंत में इंस्टेंट में फोटोकॉपी जैसे होता है, एक साथ 1000 मार दिए तो वो एक साथ हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, एक वे में होता है, एक सीक्वेंस में होता है, तो थोड़ा टाइम टेकिंग है यूकारियोटिक्स में। तो जनरली ऑर्गेनिज्म टाइप का बात करें तो ये यूनिसेलुलर है और ये यूजुअली मल्टीसेलुलर है। क्रोमोसोम्स इसमें एक से ज्यादा होगा, इसमें एक होगा, प्रिमिटिव है तो सब चीज कम कम होगा। उसके बाद रिमोसोम्स भी इसमें ज्यादा है, प्रोकारियोटिक्स में स्मॉल होगा। जनरेशन रेट क्या होगा कि यहाँ पे आप क्या देखें कि रेप्लिकेट्स एक साथ हो जाता है, एक ही साथ में एक बार में रेप्लिकेट्स हो जाता है। इसमें थोड़ा टाइम सीक्वेंस में होगा, तो सीक्वेंस में जैसे ही होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका रेप्लिकेशन बहुत तेजी के साथ होगा। बहुत ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म एट अ टाइम रेप्लिकेट हुआ तो बहुत ज्यादा बनता चला गया। यहाँ पे इसका जो जनरेशन टाइम है, ग्रोथ टाइम है, वो थोड़ा कम है, टाइम टेकिंग है। इसमें ऑर्गेनेल्स क्या है कि बहुत ज्यादा प्रेजेंट नहीं है, जनरली एब्सेंट है, और इसमें प्रेजेंट है, बहुत ज्यादा प्रेजेंट है, और कुछ डबल बाउंडेड्स भी हैं। उसके बाद हेरिडिटी इंफॉर्मेशंस है, तो यूकारियोटिक्स में हेरिडिटी स्टोर करता है, तो वहां पे न्यूक्लियस है तो ऑब्वियस सी बात है न्यूक्लियस का यही काम है, जेनेटिक मटेरियल को स्टोर करना। लेकिन प्रोकारियोटिक्स जनरली सभी प्रोकारियोटिक्स में ये एबिलिटीज नहीं रहता है, कुछ कुछ में है और कुछ कुछ में नहीं भी रहता है। उसके बाद सेल वॉल्स का बात करें तो सेल वॉल, अब यहाँ पे सेल वॉल्स का जो बात करते हैं तो सेल वॉल जनरली हम जानते हैं कि प्लांट्स में प्रेजेंट है, तो यूकारियोटिक सेल्स जो भी है तो उसमें सिंपल टाइप का प्रेजेंट है। लेकिन क्या बोलते हैं, बैक्टीरिया में काफी कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स इसीलिए है क्योंकि अगर ये कॉम्प्लेक्स नहीं होगा तो इसको भी जीना है, जैसे आपको जीना है तो वैसे बैक्टीरिया को भी जीना है। तो अब ये जीने के लिए क्या करेगा, और आपके पास बहुत सारे हथियार हैं इसको मारने के लिए। तो जैसे कि सेल वॉल है तो इसको, सेल वॉल को आप तोड़ना की कोशिश करेंगे तो जनरली क्या होता है कि जो भी एंटीबायोटिक्स रहता है, जैसे बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स है, तो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स क्या करता है, मेनली सेल वॉल सिंथेसिस को रोकना चाहता है या सेल वॉल पे जाके काम करता है, उसको डिस्ट्रॉय करने का कोशिश करता है। तो सेल वॉल को खत्म करके, जैसे सेल वॉल खत्म हुआ ऑर्गेनिज्म खत्म हुआ, उसका यही वे में काम करता है एंटीबायोटिक्स, बीटा लैक्टम। तो अब ये कॉम्प्लेक्स हो गया, आप कॉम्प्लेक्स हो गया और बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं कंजुगेटेड प्रोटीन्स का बना है, पेप्टिडोग्लाइकेंस का बना है, म्यूरिन का बना है, तो उतना इजिली तोड़ पाना मुश्किल है जब तक आप स्पेसिफिक कोई एंटीबायोटिक्स यूज नहीं कर रहे हो। इसीलिए आप जब सेकेंड ईयर में आएंगे, कोलोजी में आएंगे, तो एंटीबायोटिक्स का एक बहुत ब्रॉड क्लासिफिकेशन है जो आपको पढ़ना पड़ेगा, सभी के लिए अलग अलग एंटीबायोटिक्स फिर आपको पढ़ना पड़ेगा। तो इसीलिए इसका सेल वॉल क्या है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। जितने भी प्रोकारियोटिक्स है तो उसका सेल वॉल कॉम्प्लेक्स है और उसमें भी बहुत ज्यादा बॉन्डेड है, कैप्सूल सेल्स है, आप इजिली उसके सेल वॉल को ब्रेक नहीं कर सकते।
तो कुछ ना कुछ कॉम्प्लेक्स रहेगा ही, नहीं तो बेचारा का एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। बैक्टीरिया अभी तक दुनिया से खत्म हो गया रहता, लेकिन अभी भी स्टिल है हमारे इन्वायरमेंट्स में बैक्टीरिया, तो इसीलिए है। उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों में प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म दोनों में प्रेजेंट है। तो ये यूकारियोटिक्स और प्रोकारियोटिक्स के बीच में डिफरेंस था। जनरली ये हैप का क्वेश्चंस है कि क्या डिफरेंस है, हैप में आ भी सकता है क्वेश्चंस, उसके ये बस हम यहाँ समझने के लिए पढ़े। अब जो मेन हमको पढ़ना है वो क्या है कि सभी जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है सभी के बारे में थोड़ा आउटलाइंस थोड़ा पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। तो बैक्टीरिया, सबसे पहले बैक्टीरिया आता है। तो बैक्टीरिया क्या है, क्या है बैक्टीरिया बताइए, कोई एक बैक्टीरिया के बारे में कुछ। क्या है बैक्टीरिया? मैम प्रोकैरियोटिक है, उसमें न्यूक्लियस नहीं रहता है, ओके सेल वॉल कॉम्प्लेक्स होता है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। ओके गुड। तो यहाँ पे क्या है कि प्रोकारियोटिक्स है, पहला आपने यही पढ़ा है कि बैक्टीरिया या आर्कियोबैक्टीरिया दोनों एक ही क्लासिफिकेशंस के अंतर्गत आता है। तो ये एक एक किंगडम में है दोनों। तो ये प्रोकारियोटिक्स का एग्जांपल है और यूनिसेलुलर है। दूसरा, पहले क्या बोलते थे, कभी कभी क्वेश्चन आता था कि बैक्टीरिया प्लांट्स है, लेकिन ये प्लांट्स नहीं है क्योंकि इसमें खुद का क्लोरोफिल नहीं है, तो ये प्लांट्स कैसे होगा। उसके बाद जनरली ये एक अलग ही ब्रांच है प्रोकारियोटिक्स का, जिसमें बहुत कम ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है और जनरली ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट रहता है। अब इसका कुछ फीचर्स की हम बात करें तो जनरली बहुत प्रिमिटिव है, तो ऑब्वियस सी बात है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस नहीं होगा, तो जनरली सिंपल सेल डिवीजन से इसका रिप्रोडक्शंस होता है। और हार्मफुल और बेनिफिशियल्स की बात करें तो हमारे लिए दोनों हैं, ये हमारे बॉडी के लिए, बॉडी या हमारे सभी काम के लिए दोनों काम करते हैं। हमारे लिए हार्मफुल भी है, हार्मफुल इसीलिए है क्योंकि बहुत सारे बीमारी भी करते हैं, टीबी हो गया, कॉलरा हो गया, और भी बहुत सारे बीमारी बैक्टीरिया के कारण होता है, फूड पॉइजनिंग, बहुत सारा बीमारी बैक्टीरिया के कारण होता है। दूसरा, बेनिफिशियल इसलिए हो गया क्योंकि बहुत सारे बैक्टीरिया हमारे गट्स में प्रेजेंट है, जो गट्स के क्या बोलते हैं अच्छे के लिए है, हेल्दी गट्स के लिए हमको चाहिए। दूसरा, बहुत सारे खाना है, चीज बनाना है, दही जमाना है, तो उसके लिए बैक्टीरिया चाहिए, तो उसके लिए बेनिफिशियल है। कुछ विटामिन के सिंथेसिस के लिए चाहिए, विटामिन के सिंथेसिस के लिए हमारे गट्स में जो बैक्टीरिया प्रेजेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बैक्टीरिया का यूज होता है एंटीबायोटिक्स बनाने में। तो उसके बाद नाइट्रोफिक्सिन बैक्टीरिया है जिसको ब्लूगली एल्गी बैक्टीरिया भी बोलते हैं। तो अब ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं प्लांट्स में, एज अ फर्टिलाइजर्स यूज हो रहा है जो। तो ये सब कुछ बेनिफिशियल वाली चीजें हैं, और कुछ जो बीमारी फैला रहे हैं वो पैथोजन का काम कर रहे हैं हमारे लिए। तो हमारे लिए गुड भी है और बैड भी है। तो उसके बाद क्लासिफिकेशंस है, तो बैक्टीरिया का बहुत वास्ट क्लासिफिकेशंस है, कुछ एक हम पढ़ेंगे। तो अब ये नाम दिया गया, जैसे वैकेली हो गया, कॉकी हो गया, विब्रियो हो गया, स्पिरिल्ला हो गया, माइकोप्लाज्मा हो गया। तो ये जो है क्या, क्यों नाम पड़ा है इस टाइप का, तो इसके शेप के आधार पे पड़ा। तो जैसे कि बैक्टीरिया वैकेली है तो जनरली क्या है कि रॉड शेप का या सिलेंड्रिकल टाइप का बैक्टीरिया है। कॉकी है तो यूनिसेलुलर है, स्फेरिकल इन शेप है। अब आपको यहाँ समझ में नहीं आएगा, एक और हम चीज शेयर करते हैं। अभी कुछ शेयर हो रहा है क्या? नो मैम। ओके नो मैम। अभी देखिए, ये शेप है बैक्टीरिया का, डिफरेंट टाइप ऑफ शेप है। तो बैक्टीरिया का शेप के हिसाब से इसको क्लासिफिकेशंस करते हैं। तो कोई कॉमा शेप का है, देखिए कॉमा शेप का है। विब्रियो का जनरली क्या है, एक फ्लैजिला लगा है, तो आपको लगेगा जो आप फुल स्टॉप एंड कोमा यूज करते हैं तो उसी कॉमा के जैसा है, कॉमा के जैसा है या नहीं? यस मैम। कोकस है, कोकस में बहुत सारा तरह का है, तो जनरल स्ट्रेट टाइप है या चार गोल गोल जैसा है, ओवल शेप का है। उसके आगे हम चलते हैं तो रॉड शेप का है, एक रॉड है, अब इसमें सिंगल रहे या डिप्लो रहे, दो रहे या उससे ज्यादा रहे। उसके बाद आता है स्पाइरल। स्पाइरल मतलब स्पाइरल कॉपी बाइंडिंग कराते हैं ना, गोल 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 इस टाइप का स्पाइरल रहता है, तो यहाँ पे भी देखिए उसी शेप का है ये स्पाइरल वाला। उसके बाद आता है कॉमा शेप का,
तो ये जो फ्लैजिला है ये कॉमा जैसा दिखता है हमको, जो आप कॉमा लगाते हैं सेंटेंस में उसी कॉमा जैसा दिखता है। उसके अलावा यहाँ पे नहीं है, इसमें देखते हैं। और भी बहुत ज्यादा वास्ट टाइप का, देखिए ये स्पाइरल शेप का स्पैरोचिलेट्स है, विब्रियो कॉमा शेप का दिखेगा ये आपको, रॉड शेप का ये सब, ये राउंड शेप ओवल शेप का है, ठीक है। और फिर हम नेक्स्ट आते हैं अपने, तो शेप वाइज यहाँ पे बैक्टीरिया, जैसे वैकिली है तो रॉड शेप का है, जनरली सिंगल भी रह सकता है, पेयर्स में भी रह सकता है। एग्जांपल्स है, कुछ एग्जांपल आपको याद करना पड़ेगा। कॉकी है तो यूनिसेलुलर है, और कॉकी हमेशा इलिप्टिकल या स्फेरिकल होगा, गोल टाइप का होगा। विब्रियो है तो कॉमा शेप का है, स्पिरुला है तो स्पाइरल टाइप का फॉर्म का होगा, स्प्रिंग टाइप का होगा। माइकोप्लाज्मा का क्या है कि इसका कोई शेप नहीं है, कोई भी शेप नहीं है। एक्चुअली क्या है कि शेप इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें सेल वॉल डेफिशिएंट है, और ये सबसे ज्यादा नोटोरियस है, बहुत भयंकर बीमारी करता है, और इसको ट्रीट कर पाना संभव नहीं है। तो जैसे इससे पहले अभी जस्ट बताएं कि जो हमारे पास बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स है, तो वो काफी एंटीबायोटिक्स का ब्रॉड रेंज है, तो ये किस पे काम कर रहा है, सेल वॉल पे। अब ये सेल वॉल नहीं है तो कहाँ काम करेगा, तो इसके लिए दूसरा एंटीबायोटिक्स रहता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे पास बीटा लैक्टम ही है, और भी बहुत सारे एंटीबायोटिक्स है जो इसको देख के बनाया गया है। तो अब यहाँ पे क्या है कि इसीलिए इसका स्टेबल मॉर्फोलॉजी नहीं है, सेल वॉल नहीं है तो क्या है, मॉर्फोलॉजी नहीं है, कुछ भी बन सकता है। तो मे बी ये राउंड हो सकता है, ओवल हो सकता है, या फिलामेंट्स के टाइप का हो सकता है। तो इसका अपना मन है, सेल वॉल है नहीं तो इसका अपना मन है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है, ये बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है। जैसे हमारा सेल स्ट्रक्चर, आप खुद का सेल ड्रॉ करते हैं तो स्ट्रक्चर है, बस जानने के लिए, हालांकि आपको ड्रॉ करने के लिए नहीं आएगा, क्लासिफिकेशन आएगा तो सीधा फीचर्स लिखने आएगा। उसके बाद अब हम पहले पढ़ लिए कि इसका जो सेल वॉल है काफी कॉम्प्लेक्स है। काफी कॉम्प्लेक्स इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स मिला रहता है, कंजुगेटेड प्रोटीन्स का बना रहता है, पेप्टिडोग्लाइकेन्स, म्यूरिन, ये सब का बना रहता है, जिसको तोड़ पाना आसान नहीं है। उसके बाद ये जो सेल वॉल है, चलिए वो तो काफी कॉम्प्लेक्स है ही, उसके साथ इसको एक कैप्सूल, डिस्टिंग्विश कैप्सूल से सराउंडेड है, और ये और ज्यादा भयंकर है, उसको तोड़ पाना और मुश्किल है। उसके ओके और इनसाइड सेल्स क्या है, मे बी थिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स है, क्योंकि हम पहले पढ़े कि इसमें ज्यादा ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट नहीं है, तो बहुत कम ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट नहीं है। तो साइटोप्लाज्मा तो ऑब्वियस सभी जगह रहेगा, फ्रिक्शंस को रोकने के लिए हमारे बॉडी में जितने भी जगह है वहाँ पे साइटोप्लाज्म प्रेजेंट रहते हैं। लिक्विड प्लाज्मा क्या बोलते हैं उसको, जेली टाइप का मटेरियल रहता है, तो साइटोप्लाज्मा प्रेजेंट रहता है। उसके बाद अब यहाँ पे क्या है कि रिबोसोम, मेसोसोम, वैक्यूल्स, न्यूक्लियर बॉडी सभी है। कुछ एक स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया के पास फ्लैजिला भी है। फ्लैजिला मतलब वो क्या बोलते हैं, ऐसे ऐसे रहता है, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया उसमें कुछ फ्लैजिला जुड़ा रहता है। फ्लैजिला मतलब हेयर लाइक इलोंगेशंस कुछ रहता है, जो मेनली उसको लोकोमोशंस में हेल्प करता है, चलने में हेल्प करता है। उसके बाद क्या है कि यहाँ पे कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं रहता, लेकिन अब यहाँ पे क्या है कि इसको भी रिप्रोडक्शंस में जाना है, अपना कुछ हेरिडिटी देना है, तो यूजुअली क्रोमैटिन प्रेजेंट होता है। तो ये था ऑल अबाउट हमारा बैक्टीरिया। उसके बाद नेक्स्ट है अलगी, जो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। ओके हाँ, आवाज नहीं जा रही है क्या? ओके मैम, थैंक यू मैम। यस मैम। ओके ओके।